बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, हुकूमत वक्त के लिए मुश्किल वक्त आन पहुंचा है, जहां दहशत गर्दी है, महंगाई है और गुर्बत व इफलास के नारे लग रहे हैं, वहीं पर जो मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं अब वो भी उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने MQM रहनुमाओं से मुलाकात से माजरत कर ली, तो वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब ने अचानक तोपों का रुख जो है वो नून लीग की जानिब कर दिया। वजह क्या बनी है और क्या सूरत हाल है, जबकि जमाते इस्लामी और MQM जो एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं थी, अचानक से एक साथ बैठ भी गए। सूरत हाल क्या बनती जा रही है और खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से हटाने का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको नोटिस को चैलेंज कर दिया है। और एतमाद के वोट के लिए, पंजाब में एतमाद के वोट के लिए रहनुमाओं को टास्क भी सौंप दिए गए हैं, तैयारी पकड़ ली गई है और कहा जा रहा है कि मुकम्मल तैयारी करें। लेकिन परवेज़ इलाही साहब की जो वजारत आला का मनसब है वो खतरे में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों है, जबकि वजीर आजम पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भी परेशान है और वो कहते हैं कि अभी हमें बहुत से फंड्स दरकार हैं और महंगाई के खात्मे के लिए भी हमें बहुत सा काम करना पड़ेगा। मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और तारिक बशीर चीमा साहब कहते हैं कि लोग मुर्गी खाना छोड़ दें, मुर्गी के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो उन्होंने कहा जी कि इसकी तो फीड ही ख़राब हो रही है और वो फीड जो है वो भी मुज़र सेहत है। और साथ उन्होंने कहा कि जी आटा गंदम का ताल्लुक हुकूमत से कोई नहीं होता, हुकूमत का इससे क्या लेना देना है। तो भाई जब हुकूमत का इससे लेना देना नहीं तो फिर कौन इन चीज़ों को देखेगा और कौन इन चीज़ों को संभालेगा। साथ ही साथ फंड्स की दरकारी के वाले से भी वजीर आजम साहब कह रहे हैं तो क्या सैलाब मुतासरीन की बहाली अभी तक मुमकिन नहीं हुई हो सकी, और अगर मुमकिन नहीं हो सकी तो कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम जरा ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी लेकर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हमारे साथ ओवरसीज जर्नलिस्ट मौजूद होंगे और ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरीके से पाकिस्तान की सूरत हाल को देखते हैं। और उन्हें बहुत से लॉलीपॉप भी दिए जाते हैं, जैसे कि ई वोटिंग के बारे में भी कहा गया और बहुत ही बाज़गश्त रही और शद्दोमत से इसके ऊपर गुफ्तगू भी होती रही, लेकिन फिर वो ई वोटिंग वाली बात भी गायब हो गई, नतीजा सिफर निकला। और बहुत से जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का नाम लेकर दूसरी दुनिया में जी रहे हैं, वो बहुत से मसाइल का शिकार हैं। उनको क्या क्या मसाइल हैं, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा दूं तो डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं। डॉक्टर सीमी बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। और जनाब राजा तासीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं और ओवरसीज जर्नलिस्ट हैं। तीनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, आपसे बात का आगाज़ करूंगा। डॉक्टर साहिबा, जहां हुकूमत वक्त को बहुत सी मुश्किलात का सामना है, वहां पर अब इत्तेहादियों की तोपों का रुख भी आपकी जानिब हो गया है, आखिर हुआ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किलात का तो सामना है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन इत्तेहादियों की तोपों का रुख हमारी तरफ अभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कहें कि भी उधर से फायर होना शुरू हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता ही रहता है, वो सगे बहन भाइयों में भी हो जाता है। ये तो मुख्तलिफ पार्टियों के अपने अपने जहन है, अपना अपना उनका मंशूर है, तो इख्तलाफ राय हो सकती है, लेकिन वो इख्तलाफ ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के खिलाफ लेकिन लेकिन मैदान में लेकिन उतर आए लेकिन डॉक्टर साहिबा, और एक बयानात दूसरे बहुत ही की शदीद तस्लीम हैं, करें। बयानात बहुत ही शदीद हैं। वो कहते हैं इक़्तिदार से आप उतरें तो आप बाहर की उड़ान को लेते हैं। कौन कहता है? हसन मुर्तज़ा साहब बहुत ही की मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने आपके लिए कहा कि शरीफ खानदान जब इक़्तिदार से उतरता है तो मुल्क से बाहर चला जाता है। नहीं, मुल्क से बाहर जाना और फिर आके इक़्तिदार संभालना, देखिए जी, मुल्क से बाहर भी उनके अपने बच्चे हैं, फैमिली है, वहाँ उनका ट्रीटमेंट चलता है, वो हालत मजबूरी जाते हैं। वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के साथ उनकी जो मोहब्बत है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो उनकी खिदमात हैं, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। वो आज तक किसी और पार्टी को इसका एजाज क्यों नहीं मिल पाया जो मियां नवाज शरीफ को या मुस्लिम लीग नून को हासिल है, कि जब भी मुल्क को तरक्की के रास्ते पर चलाया है और जब भी तरक्याती काम हुए हैं, मनसूबा साजी हुई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिली है, लोगों को सुख की जिंदगी नसीब हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हुई है, ये तो कोई भी कभी भी नहीं भूल सकता। और इस बात पे कोई सवालिया वो निशान तो खड़ा ठीक है नहीं हो डॉक्टर सकता। साहिबा, वो तो ठीक है, लेकिन अभी इत्तेहादियों को किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि अचानक से ये सारी बाज़गश्त हो गई और MQM के साथ भी आपने बैठने से इनकार कर दिया, वो भी आपके बड़े ख़ास इत्तेहादी हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इधर मरकज में बैठी हूँ, मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी, ना ही महसूस की है। और सब अपना अपना पुरअमन तरीके से काम कर रहे हैं। अगर छोटी सी बात बाहर निकल आती है और या उसको एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है, तो वो अच्छी बात नहीं है। मैं हम्म। समझती हूँ कि हमें एक अच्छे अंदाज से हुकूमत को आगे चलते रहने देना चाहिए और चलते रहना चाहिए, क्योंकि अब मुल्क इन बातों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। मैं इस वक्त भी इस्लामाबाद में ही हूँ और मैंने ऐसी कोई बाज़गश्त नहीं सुनी। अच्छा, आपने ऐसी कोई बाज़गश्त नहीं सुनी, लेकिन खबरें बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही हैं। डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा, डॉक्टर साहिबा, यहाँ तो आपने देखा इत्तेहादी जो हैं एक एक करके ख़िलाफ़ बोलना भी शुरू हो गए हैं मौजूदा हुकूमत के, लेकिन मैं आपसे खान साहब के हवाले से मौक़िफ़ लेना चाहूँगा कि खान साहब ने PTI चेयरमैनशिप से हटाने के इलेक्शन कमीशन के नोटिस को चैलेंज कर दिया है, तो क्या उन्हें कोई खौफ है कि उन्हें चेयरमैनशिप से हटाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, जब से हमारी हुकूमत को एक साजिश के ज़रिए हटाया गया, उसके बाद से मुसलसल ये कोशिश है कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई हो जाए, आप चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए। आप देख रहे हैं आए दिन केस पे केस बन रहे हैं चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि सबसे पॉपुलर पार्टी का सबसे पॉपुलर लीडर इस वक्त इमरान खान है पाकिस्तान में, और वो इनको खौफजदा है ये सब लोग। ये सारे इदारे मिल गए हैं। खान साहब बार बार कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन भी बायस हो चुका है, हमारे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है और अवाम हमारे साथ हैं। अब अवाम हमें चाहते हैं कि ये पार्टी जो है जिसने हमारे लिए कुछ किया था, जो 3.5 साल हम इक़्तिदार में रहे, हमने बहुत ऐसे काम किए जो अवाम की भलाई के काम थे, लेकिन मुझे अफसोस है कि जिस तरह से हटाया गया हमें, और आज जहाँ मुल्क कहाँ जा रहा नहीं, है कि डॉक्टर साहबा, आप हटाने की बात कर रही हैं, लेकिन ये जो साजिश का बयानिया था ये भी काफ़ी पीछे चला गया है। खान साहब खुद उस बयानिए से पीछे हो गए, फिर उसके बाद जो साइफर वाला मामला था उससे भी खान साहब पीछे हो गए, तो सारी सूरत हाल पे तो यू टर्न आते रहे, लेकिन जिनके ऊपर आप साजिश का बयानिए की बात करते हैं उन्होंने तो अभी बयान दिया है ताज़ा तरीन कि भाई हम तो चाहते थे 5 साल पूरे करें, ये इनकी वजह से नहीं हो सका। जी, ये देखिए ये सब बयानी से पीछे नहीं हटे, ना कोई ये बात। डेफ़िनेटली अब 9 महीने हो गए हैं, लेकिन भूलने वाली बातें नहीं हैं, ये अच्छा। फैक्ट्स हैं। और हमने इन पे कहा है जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, इन्वेस्टिगेशन हो साइफर पे, साइफर के बारे चीफ जस्टिस को प्रोवाइड किया गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिखाया गया, अभी भी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पड़ा हुआ है और इसके ऊपर कोई दो राय नहीं हो सकती। अब पूरी दुनिया जान गई है कि ये किस तरह से क्या हुआ। आप इसको हकायक को ना माने तो और बात है, और कोई पीछे नहीं हटे हम इस बयानिए से, हम अभी भी इस पे कायम हैं। और दूसरी बात ये कि अगर इन लोगों को इतना तजर्बा था, ये आना चाह रहे थे कि इमरान खान साहब फेल हो गए हैं, तो इनका तजर्बा आज नजर आ रहा है हमें। हम्म। जब 12-13 पार्टियां मिलेंगी आपस में, तो जाहिर है आपस में इख्तलाफात भी होंगे और बहुत सारे इनके अपने आप तहफ़्फ़ुज़ात होंगे एक दूसरे के ऊपर। इनके जो है एक एजेंडे पे इकट्ठे हुए थे कि ये एक दूसरे के केसेस खत्म हो जाए हमारी। असल बात यही है कि हम सब जानते हैं, अवाम भी जान गई है कि जिस तरह से इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के रिकॉर्ड बनाए, जिस तरह से इनके असासे कि कहाँ से कहाँ चले गए इक़्तिदार में आने के बाद, और अब जो केसेस माफ़ हुए जा रहे हैं, जिन 60% इनकी जो है पार्टियों के लोग 60% जो है वो इस वक़्त बेल पे हैं, जो इस वक़्त काबीना के मेंबर्स हैं। और जो एक तरफ से ये कह रहे हैं ज़हर खाने के पैसे नहीं हैं, दूसरी हम्म। तरफ से ये जो है तादाद आए दिन बढ़ती चली जा रही है। आए दिन मैं देखती हूँ हलफ लिया जा रहा है, एक नया वज़ीर की एंट्री हुई है काबीना में, तो ये क्या मज़ाक चल रहा है अवाम के साथ? सारा गुस्सा अवाम पे है, सारी महँगाई अवाम के हिस्से में आएगी, अवाम को तो 2 वक़्त की रोटी को तरसे अवाम, ये इनके कारनामे हैं। बहुत काम कर गए थे मियाँ साहब, अब मुल्क में तो रह नहीं सकते। अगर आपने इतने अच्छे काम किए तो मुल्क से भागे क्यों हैं आप? सेहत आपकी इजाज़त नहीं दे रही, 3 साल हो गए आपका इलाज ही खत्म नहीं हो रहा। तो ये किस किस्म की बातें हैं? अवाम अब जान रही है कि हमारा लीडर हो तो हमारे साथ मौजूद हो, हमारे साथ खड़े हो, हमारे दुख-सुख में हमारा साथ दें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं आता हूँ इस हवाले से भी और महंगाई के हवाले से भी और मियाँ साहब की वापसी के हवाले से भी डॉक्टर समीना साहिबा के सामने सवाल रखूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे जी एक ब्रेक।
वेलकम बैक जी। राजा तासीर साहब, सारी सूरत हाल पाकिस्तान की आपके सामने भी है, आप ओवरसीज जर्नलिस्ट हैं। आपसे मेरा एक बुनियादी सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम हो या मईशत की सारी सूरत हाल हो, ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरीके से सारी सूरत हाल को देखते और महसूस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने का। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं जो ओवरसीज़ में खा वो यूके हों, अमेरिका हों, कनाडा हों, ऑस्ट्रेलिया हों या दुनिया के किसी भी मुल्क में हों, उनका ओढ़ना बिछोना, उनके दिल की धड़कन जो है वो पाकिस्तान है। और चूँकि फैमिलीज़ बैक इन पाकिस्तान हैं तो उस वजह से हर वक्त आपकी सोच वहाँ रहती है, ख़बरें पाकिस्तान की, ड्रामे पाकिस्तान के, एंटरटेनमेंट पाकिस्तान की। बड़ा अफसोस उस वक्त होता है कि हमारे मुल्क के अंदर एक पुतली तमाशा लगा रहता है, वो है सियासत का। कोई किसी की बात मान के राज़ी नहीं है, कोई किसी को समझने के लिए तैयार नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर सैलाब आता है तो दिल खोल के एहतियात वहाँ से भेजते हैं। ज़लज़ला पाकिस्तान में आता है तो उसके लिए, कोई डैम बनाने की बात की जाए उसके लिए, हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से चंदा लिया जाता है, खतीर जो रकूम है वो वसूल की जाती है, लेकिन उनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। उनको ये नहीं बताया जाता, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि उनको ये बताया जाए कि जो रकम आपने दी वो रकम यहाँ पे खर्च की गई। अगर डैम की मद में ली जाएगी तो वो अगर हुकूमत को कहीं और ज़रूरत पड़ेगी वो यूज़ कर लेंगे, उनको बताना तक गवारा नहीं करेंगे। सबसे बड़ा मसला जो है वो बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं एक बड़ी ज़िम्मेदारी से एक बात कहने जा रहा हूँ, मेरी जो नस्ल है, मैं हूँ, मैं पाकिस्तान के साथ मेरी फीलिंग्स हैं, मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरे बहन, मेरे भाई, लेकिन मैं उनके लिए तो ज़रूर आऊँगा। मेरे जो बच्चे हैं, मेरी आने वाली नस्ल है और जो उसके बाद थर्ड जनरेशन होगी, वो प्योरली डिस्कनेक्ट हो जाएगी पाकिस्तानी कल्चर से और पाकिस्तान से। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका कोई ब्लड रिलेटिव यहाँ पे नहीं होगा, और जब नहीं होगा उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। दूसरी बड़ी वजह यह है कि उनके लिए, बच्चों के लिए जो हमारा मुस्तकबिल है, उनके लिए सोच ये होती है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है, ना आप महफूज हैं, ना आपकी प्रॉपर्टीज़ महफूज हैं, कोई किसी किस्म का कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं है। ये बच्चे जब ओवरसीज़ में बैठते हैं, जब बात करते हैं, तो उनकी आपस में गुफ्तगू ये होती है, अगर पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, किसी भी सूरत में ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो आने वाली नस्ल है, जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी नस्लों को हम पाकिस्तान के साथ जॉइंट रख सकें। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगा। यहाँ पे आप सोशल मीडिया पे देख लें या कहीं पे भी देख लें, शादी ब्याह होते हैं, कहीं पे भी नाजायज़ असला, किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं होता, वो ऑटोमेटिक गन्स लेके फायर कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। ये चीज़ें जब इनकी नुमाइश होती है सोशल मीडिया पे, उसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट उन लोगों के, उन बच्चों के जहनों पे जाता है जिन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी रेंगती हुई चींटी पे पाँव तक नहीं रखा। और वो बच्चे वो हैं जो ओवरसीज़ में पैदा हुए, वहाँ पे वो उन्होंने तालीम और तरबियत हासिल की और वहाँ पे परवान चढ़े। जब वो तासीर साहब, इस जो पाकिस्तान के अंदर अभी सिचुएशन है और पाकिस्तान के अंदर जितनी सिचुएशन को ख़तरनाक करके पेश किया जाता है, उस हवाले से क्या फरमाएंगे? मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अभी मेरे आने से पहले पाकिस्तान एक बहुत बड़ा वावेला था कि जी पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान के ज़खायर जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ाल्ट हो चुका है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है। मैं जब यहाँ पे आया तो जो डॉलर का रेट है गवर्नमेंट का, वो अगर 224 या 25 रुपीज़ है, तो जो मार्केट है उसमें डॉलर 250 का बाय किया जा रहा है। तो ये थोड़ी सी डॉलर की एक प्रॉब्लम चल रही है, और वो आई डोंट नो कि गवर्नमेंट क्यों नहीं उसको कंट्रोल कर पा रही, या कब तक वो उसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आके जब आप लोगों में मिक्स होते हैं, जितनी चीज़ें हमें, आई एम सॉरी टू से, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, मीडिया पे जितनी चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं या जो एक शक्ल पेश की जाती है पाकिस्तान की, कि हर चीज़ का बेड़ा ही गर्क है, तो यहाँ पे आके मैंने देखा सारी चीज़ें बड़े मामूल के साथ चल रही हैं। और जो गुर्बत का आलम बताया जाता है, महंगाई हो गई जी, मारे गए, ठीक है, महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा है बनिस्बत माजी के,
لیکن انفلیشن جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت اچھا تاثیر صاحب، یہ انفلیشن کی آپ نے بات کی، اس پہ بھی میں آپ کا پوائنٹ لوں گا، لیکن میں سیاسی صورتحال کی طرف بھی آتا ہوں اور ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ جس طرح ڈاکٹر سیمی صاحبہ نے بھی کہا کہ خان میاں صاحب جو ہیں وہ باہر گئے اور ابھی تک وہ واپس نہیں آ رہے، اور اوورسیز پاکستانی بھی یہی باتیں کرتے ہیں، آج آپ کے اتحادی بھی یہی باتیں کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بنایا گیا حمزہ شہباز کو تو آپ کی مقبولیت کم ہو گئی۔ ان تمام صورتحال میں صرف یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب کی واپسی کب تک متوقع ہے؟ میاں صاحب کی واپسی بہت جلد متوقع ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ فیبرری تک وہ انشاءاللہ ضرور واپس آ جائیں گے۔ اب ان کی صحت بھی بہت بہتر ہے۔ ڈاکٹر سیمی صاحبہ کو بڑا اعتراض تھا، لیکن جو وہ ان کی صحت کے پیش نظر انہی کی حکومت نے تمام ٹیسٹوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں باہر جانے کی اجازت دی تھی، اور کرونا کی وجہ سے وہ ان کا پراپر جو سرجری ہونی تھی وہ ڈیلے ہوتی چلی گئی، جو کہ ابھی تک نہیں ہو پائی۔ لیکن وہ ریکوری کی جو ان کی تھی، جو ان کی جو کنڈیشن جہاں پہ گئے ہیں وہ بہت ڈیٹیریوریٹ تھی، لیکن وہ اب بہت بہتر ہیں، وہ آ کے یہاں کے معاملات سنبھال سکتے ہیں۔ ان کے آئے بغیر پارٹی کی جو ساخت ہے اور پارٹی میں جو مضبوطی ہے وہ ان کے آنے پہ آنی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ انہوں نے تو اپنی جانشینی کا جو علم ہے وہ دے دیا ہے مریم نواز صاحبہ کو، انہوں نے کہا کہ اب سے وہ سینئر نائب صدر کے عہدے پر تو آ ہی چکی ہیں، آرگنائزر بھی ہوں گی، تو ایک طرف شہباز شریف صاحب کی مفاہمت اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کی مزاحمت، دونوں ساتھ ساتھ چلانے کی سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، کوئی ضروری تو نہیں۔ دیکھیں جی، جہاں مفاہمت اور مزاحمت، جہاں پہ کوئی آپ کسی کو اچھی رائے نہیں دینے والا نہ ہو تو امپرومنٹ نہیں ہوتی، جہاں پہ آبجیکشن کرنے والا نہ ہو تو امپرومنٹ نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ ایک اچھی چیز مزید پریزنٹ نہیں کر پاتا کیونکہ وہ ذہن میں ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے تاکہ دوسرا کوئی اس پہ ایلیگیشن نہ لگا سکے، اس کو ریجیکٹ نہ کر سکے۔ یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ اچھا فیصلہ ہوا ہے، اور مریم کی ذہانت کا اور ان کی کیپیبلٹی کا اور ان کی جو ایبلٹی کا کام کرنے کی ایبلٹی ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور کسی سے یہ کوئی بات نہیں چھپی۔ میں تو آگے اپنی پارٹی کی مزید مضبوطی ہی دیکھ رہی ہوں کہ ان کو ذمہ داری بڑھنے سے پارٹی میں جو تھوڑی بہت کمزوریاں ہونا شروع ہو گئی تھی وہ بہت مضبوط ہو جائیں گی، اور پارٹی کے اب یہ دیکھیں اتنے کرائسس میں پارٹی ممبر ہمارے ایم این اے ایم پی اے کبھی ادھر ادھر نہیں گئے، جس نے بھی سب نے اپنی پارٹی کے ساتھ وفا کی، جو بھی حالات رہے کسی نے ایک دفعہ نہیں سوچا کہ ہم ایک پارٹی سے اچھل کے دوسری پارٹی میں گھس جائیں، اسی طرح ہی ہوا ہے نا۔ تو اب ہمارے اوپر مزید مضبوط سہارے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مزید اور مضبوط ہوئیں۔ تو وہ مضبوط سہارا کون ہے؟ ہم اچھے فیصلے ڈاکٹر کریں صاحبہ وہ مضبوط سہارا کون ہے؟ ایک اچھا پاکستان کے لیے کہ ایک اچھا فنکشن کریں اور ایک اچھا پاکستان بنانے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے مضبوط سہارے کی بات تو کی ہے، وہ مضبوط سہارا کون ہے؟ نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میری ایک بات سنیں، نواز شریف تو سب سے زیادہ ہمارے پارٹی کے، بے شک انہیں ہماری عدالتوں نے ان پہ پابندی لگا دی ہے، لیکن ہم انہیں اپنا لیڈر نہیں مانتے ہیں۔ ان کی زندگی میں ہمارا سب سے بڑا مضبوط سہارا اور کوئی نہیں ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے شہباز شریف اپنے بھائی کی رائے کے بغیر نہیں چلتے، اور پھر وہ تو بیٹی ہے، بیٹیاں اپنے بڑوں کی رائے کے بغیر آگے اپنی رائے کو مقدم نہیں رکھتی، بڑوں کی رائے کو مقدم رکھتی ہیں۔ میاں نواز شریف سب سے زیادہ اہم ہے، ان کی بات کی اہمیت ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ مشرقی اخلاقی قدروں کی بات کر رہی ہیں، لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بہت سے اختلافات جو ہیں نظر آتے رہے، اور جو مخالفین ہیں انہیں نون شین میم کہنے کا موقع بھی ملا۔ اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ لیتا ہوں، یہاں لیں گے جی ایک
वेलकम बैक जी। डॉक्टर सिमी बुखारी साहिबा, फरमाइएगा, आपने पॉपुलैरिटी की भी बात की, आपने वोट की भी बात की, सारी सूरत हाल की बात की, और पंजाब की अगर सूरत हाल की बात करें तो एतमाद के जहां के खान साहब ने चैलेंज की बात की है, तो वहीं पे एतमाद के वोट के लिए भी पंजाब के लोगों को टास्क सौंपे हैं, बड़े रहनुमाओं को, तो क्या वहां पे एतमाद का आपको कोई खदशा है? देखिए जी, ये आपने देखा था कि कौमी असेंबली में जिस वक्त एतमाद के वोट की बात हुई तो हमारे कितने सारे अरकान जो है वो मनहरफ हो गए, उनके ज़मीरों के सौदे हुए, सिंध हाउस में बोलियां लगीं, और जो बाहर से बेतहाशा पैसा इस साजिश को कामयाब कराने के लिए दिया गया उसका पूरी तरह से इस्तेमाल हुआ, हॉर्स ट्रेडिंग हुई बदतरीन। और अभी भी हमने सुना है कि ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट में कुछ जो लीडरान बैठे हुए हैं, ये इनका अभी भी ये मकसद है किसी तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाए, उसके लिए उन्होंने बाहुक और लेकिन डॉक्टर साहबा वो तो अपनी तरफ से तमाम पत्ते खेलने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी किस्म के हों। आपकी तैयारी क्या है, किस तरीके से उन्हें रोकेंगे? हमारे माशाल्लाह से 187 मेंबर्स बिल्कुल कंप्लीट हैं, हमारे साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनको लालच दिया जा रहा है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरी पार्टियों से आते हैं और वो दोबारा उधर जाने की कोशिश करते हैं। और अभी डॉक्टर साहिबा ने कहा कि नून लीग के लोग कहीं नहीं जाते, लेकिन हमारे साथ नून लीग के लोग भी राब्ते में हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि पीटीआई की ही इस वक्त मकबूलियत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। इवन पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए 20 में से 17 सीटें हमने जीती, तो लोगों को नजर आ रहा है कि पूरे पाकिस्तान की एक फेडरल जमात बन के पीटीआई ही है जो नुमाइंदगी कर रही है, तो लोग इधर आना भी चाह रहे हैं, तो उधर हमारे साथ भी उनके राब्ते हैं। हमारे लोगों के साथ इन लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग की पूरी कोशिश की जा रही है, जमीन फरोशी की बातें हो रही हैं, वोट से एब्सटेन होने की कोशिश की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि अब आपको इस तरह से हम ब्राइब कर रहे हैं। तो लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हमें कामयाबी मिलेगी, हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जाहिर है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इधर उधर होने का डर होता है, क्योंकि बहुत सारी ऑफर्स आ रही हैं, तो इसके लिए हम पूरी कोशिश, खान साहब ने कहा कि सबको इकट्ठे नहीं बिठाएं। तो उसके हवाले से तो खान साहब कहते हैं आप पैसे रख लें और वोट हमें ही दें। जी, उन्होंने कहा क्योंकि पैसा तो अवाम का पैसा है, टैक्स अच्छा, पैसा आवाम का पैसा, आप रख लें, वोट हमारा, क्योंकि हम उसको अपने और फलाही कामों पे लगाएंगे। अच्छा। हमने अवाम का पैसा खाना नहीं है। हमने आज तक देखी हमारे किसी लीडर पे अभी तक कोई आपने कोई जिनके इल्जामात लगे थे, लेकिन अभी तक किसी का प्रूफ नहीं हो सका कि हमारे पे ना किसी पे केस स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि हमने जो भी 3.5 साल में काम किए अवाम की भलाई के लिए किए। और मैं गिनवाना चाहूँ तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे अवाम खुश हुए, जब भी तो अवाम हमारे साथ आ रहे हैं, उनको नजर आ रहा है। मसलन डॉक्टर साहबा गिनवा ही दीजिए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए जी, सबसे बड़ा है सेहत इंसाफ कार्ड, जिससे अच्छा। हजारों लोगों के बड़े बड़े सर्जरीज हुई हैं। इसके बाद एहसास रिलीफ प्रोग्राम है, जो कि सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ाया जा रहा है कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने किया कोविड के दिनों में। और इसके अलावा कामयाब जवान प्रोग्राम, किसान कार्ड और बहुत सारे ऐसे। लेकिन डॉक्टर साहबा अगर दूसरी सूरत हाल देखी जाए तो बिलियन ट्री सुनामी और जो बीआरटी है, इस हवाले से चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, टमाटर स्कैंडल और बहुत से जो रिंग रोड स्कैंडल हैं वो भी तो आ चुके हैं। देखिए जी, सब स्कैंडल्स ही है ना, इसका अच्छा। प्रूफ तो बताएं। सब इल्जाम लगा रहे, ऑपोजिशन का काम है इल्जाम लगाना, मीडिया भी इसमें शामिल हो जाता है, लेकिन अभी तक किसी पे कोई, मैं बिलियन ट्री सुनामी की भी मैं बताऊं, पूरी दुनिया में उसकी भी तारीफ हुई है कि खास तौर पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इनको फॉलो किया जाए कि किस तरह से इन्होंने पूरे मुल्क में ग्रीनरी बहाल की, मुल्क में क्लाइमेट चेंज के ऊपर किस तरह से काम हुआ, उसकी भी तारीफ की गई है। और ये कह रहे हैं कहाँ है बिलियन ट्री, वो लग चुके हैं। और वो आहिस्ता आहिस्ता, आप देखिए ना, पहले पौधे होते हैं फिर बड़े होकर ट्रीज बनते हैं। ये कह रहे हैं हम दूर भी लगा के देख रहे हैं, हमें बिलियन ट्री नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो लग चुके हैं और वो केपीके में लग चुके हैं। और इस वक्त पंजाब में भी 10 बिलियन ट्री का प्रोग्राम था, वो भी जगह जगह हमने फॉरेस्ट बना रहे हैं, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है, और इससे बहुत टेम्परेचर में फर्क आ रहा है। एतमाद के वोट की तैयारी पक्की है, ये बता दीजिए बस। बिल्कुल तैयारी पक्की है, और आप देखिएगा किस तरह से हम लोगों ने इसको विन करना है, वोट लेना है हमने कॉन्फ्रेंस का। और इसके अलावा उसके बाद आप देखिएगा कि इनके सब के जो है ना, इनके मुंह पे ये एक तमाचा होगा अपोजिशन के, कि इन्होंने बहुत कोशिश की हमारे लोगों को ब्राइब करने की, उनको ऑफरें भी लगाई, लेकिन कोई इससे टस से मस नहीं हुआ। सही। डॉक्टर समीना साहिबा से मैं इस हवाले से जानता हूं, लेकिन उससे पहले राजा तासीर साहब आपके सामने सूरत हाल रखूंगा कि ये सारी सूरत हाल आपने गुफ्तगू भी सुनी, आपको कहा गया कि बाहर के ममालिक में भी बड़ी पजीराई हुई। क्या
آپ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلا ابھی دور حکومت گزرا ہے خان صاحب کا، جس میں وہ اوورسیز کے لیے بہت زیادہ متحرک بھی نظر آئے اور بہت زیادہ وہ کام کرتے ہوئے نظر آئے، بار بار انہوں نے بات بات پہ کہا جی میں اوورسیز کے لیے یہ کر رہا ہوں، میں اوورسیز کے لیے وہ کر رہا ہوں، موجودہ حکومت بھی آئی جو اس وقت ہے وہ کہتی ہے کہ ہم بھی اوورسیز کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں، کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ اوورسیز کے لیے کہتے تو سب ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے کوشش کی، لیکن وہ دیا نہ جا سکا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں زر مبادلہ کتنا اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں، اس کے ساتھ آپ فیملی سپورٹ کے حوالے سے یا پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے اگر آپ ان اوورسیز پاکستانیوں کی کوئی 1 2 4 سیٹس رکھتے ہیں، اور یہ جو ڈیول نیشنلٹی کا جو پرابلم ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، ڈیول نیشنلٹی رکھتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر نہیں داخل ہو سکتے، تو اگر اس کو ختم کر کے 4 سیٹیں رکھ دی جائیں اور سیٹیں وہ رکھی ہی اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے لیے جائیں، تو میرے خیال میں سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی جب ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا اسپیشلٹی ہے؟ کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے، وہ کیو میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ مس بیہیو بھی کیا جاتا ہے، بعض واقعات جو ہے وہ دیکھنے کو ملے۔ جب وہ پاکستان سے جا رہا ہوتا ہے، ایموشنل ہوتا ہے اپنی فیملی کو چھوڑ کے سارے لوگوں کو، ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہاں پہ کون سا اس کے لیے اسپیشل کاؤنٹر لگایا گیا ہے، جب ویٹنگ ایریا میں وہ جاتا ہے اس کے لیے کون سا بیٹھنے کا کوئی اچھا انتظام کیا گیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا جاتا اوورسیز پاکستانی۔ اچھا تحصیل صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ دعوے ساروں کے ہوتے ہیں، چاہے وہ موجودہ حکومت ہو یا چاہے سابقہ ہو یا اس سے پہلے کی بھی ہو، اس وقت تک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کا؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جی کہ اوورسیز پاکستانی یہاں پہ اگر اس کی پراپرٹی ہے وہ سیف نہیں ہے، ان پہ قبضے کیے جاتے ہیں، اور ایک اوورسیز پاکستانی 2 مہینے کی یا میکسیمم 3 مہینے کی چھٹی لے کر آتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، وکیل کے پاس جاتا ہے، کورٹ کچہری ہوتی ہے، تھانے جائے، کہیں پہ بھی جائے، 3 مہینوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کیس لمبے ہوتے ہیں، فیملی وہاں پہ ہے، وہ یہاں پہ ان چکر ویو جو ہیں ان میں جو رچائے جاتے ہیں ان میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اگر ان کے لیے کاؤنٹرز بنائے جائیں پولیس اسٹیشنز کے اندر کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک آدمی، زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک آدمی ہی اگر رکھ دیا جائے، ان کے لیے ایک اسپیشل کاؤنٹر بنا دیا جائے، اسی طرح عدالت میں اگر ان کے کیسز کو پریورٹائز کیا جائے، اور اگر دوسرا جو مسئلہ اسپیشل ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پراپرٹیز کا ایک طرف ان کی فیملیز کو اگر تھریٹس دی جاتی ہیں، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، کچھ کیا جاتا ہے۔ میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں نے پہلے بات کی کہ ویپنز لوگ بنا لائسنس کے جو ہے وہ لے کر فائرنگز کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی یہاں پہ آ کے اگر کوئی اپنی پروٹیکشن کے لیے کسی ویپن کا لائسنس لینا چاہے تو اس کو اتنا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جی کہ لائسنس گورنمنٹ کی طرف سے بند ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں، ماضی میں یہ چیزیں دیکھی گئی۔ ان کے لیے کسی بھی حوالے سے مجھے کوئی ایک، جتنے سیاستدان دعوے کرتے ہیں، کوئی ایک شعبہ بتا دیں، کوئی ہاسپٹل ایسا بتا دیں جس میں اوورسیز پاکستانیوں کا علاج ہوتا ہو، کوئی تعلیم کا ایسا ادارہ مجھے بتایا جائے جس میں اوورسیز پاکستانیوں کے بچے، اگر وہ بے شمار لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو یہاں کا کلچر سکھانا چاہتے ہیں، یہاں سے تعلیم و تربیت دلوانا چاہتے ہیں، اپنی مادری زبان اردو جو ہے وہ سکھانا چاہتے ہیں، کوئی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر پہ آپ پیسہ پھینک تماشا دیکھ اگر اس کی طرف جائیں گے تو وہ تو پھر ہر بندہ اپنی پاکٹ پہ کرے گا۔ اچھا تحصیل صاحب، آپ نے ووٹ کے حوالے سے بھی فرمایا، تو آج کل تو ووٹ بہت ہی اہمیت اختیار کر گیا ہے، اگر پنجاب اسمبلی کی صورتحال دیکھیں تو وہاں پر بھی ووٹ بہت اہم ہے، جنرل الیکشن تو عوام کا تو ووٹ ہوتا ہی اہم ہے، تو یہ فرمائیے کہ جو آپ ووٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ای ووٹنگ کے حوالے سے بات کی گئی، لیکن پھر اس کے بعد یہ تاثر بھی دیا گیا کہ آپ کے جہاں جتنے بھی لوگ بستے ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست کیا ہے اور پاکستان کے اندر کس قسم کا نظام چل رہا ہے اور کیا منشور ہے اور پاکستان کے حالات و واقعات کیا ہیں۔ سر یہ تو وہ کوا اگر آپ یہ کہیں سفید ہے تو پھر تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خان صاحب کہتے تھے کہ بیرونی سازش ہوئی یا ان کے ساتھ کوئی فوج نے زیادتی کی، باجوہ صاحب نے، میں کہوں گا، تو جو لنڈن، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، سعودی عربیہ اور گلف کنٹریز کے اندر سڑکوں پہ جو لوگ نکلے
उनको शऊर नहीं है सियासत का पाकिस्तान की? क्या उनको पता नहीं है? ये तो मुंह बोलता सबूत है कि जो लोग इमरान खान के लिए अगर एक हमारी कौम ज़रा इमोशनल कौम है ना जी, उसको जो भी बताया जाए एकदम कहा जाए जी कि हमारे साथ ये हो गया, तो वो लीडर के साथ अगर प्यार करते हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है तो वो तो सड़कों पर निकलेंगे, नारेबाजी भी करेंगे, तोड़ फोड़ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और वहाँ पे भी ये होता रहा जी। मैंने खुद कवरेज करके भेजी, सच टीवी को भी भेजी और वो चली, मेरे पास उसकी एविडेंसेस भी मौजूद हैं। तो ये दुनिया भर में ये होता रहा। अगर खान साहब के ख़िलाफ़ बैरूनी साजिश का एक नारा लगता है, उसके लिए सैकड़ों नहीं हज़ारों पाकिस्तानी सड़कों पे आके नारेबाजी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन हो रहा है उसमें उनको वोट देने के लिए क्यों रोका जाता है? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट का हक उनको मिल जाएगा, अगर वो वोट देंगे, तो उनके वोट देने से किसी भी पार्टी को ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग जो है वो पीटीआई को वोट दें या मुस्लिम लीग नून को वोट दें या पीपल्स पार्टी को दें या जमात इस्लामी को दें या JUIF को दें। हर बंदे जो भी पाकिस्तानी यहाँ पे ज़र मुबादला के हवाले से अगर बात की जाए लाखों रुपए के हिसाब से पैसे पाकिस्तान में भेजता है, फैमिली सपोर्ट के लिए भेजता है, या मैं अगर बात करूँ बहुत से दोस्त हैं जिनकी ये ख्वाहिश है, वो पैसे पाकिस्तान भेजते हैं, ज़मीन ख़रीदते हैं, घर अच्छा बनाते हैं कि हमने बड़ा अरसा अपनी जवानी फ़ॉरेन को दी, ओवरसीज़ को दी, अब हम रिटायरमेंट प्लान हमारा कुछ होना चाहिए। कोई प्लाजा किसी ने बना लिया, किसी ने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर ली जिससे उसको एक ऐसी इनकम आती रहे कि वो आराम की ज़िंदगी, सुकून की ज़िंदगी अपने बहन भाइयों, अपने माशरे, अपने उन दोस्तों के साथ गुजार सके जिनके साथ वो पला बड़ा, जवान हुआ, क्लास फेलोज़ रहे, साथ पढ़ते रहे। जब वो ये सारा कुछ करता है तो उसको वोट का हक़ क्यों नहीं दिया जाता, उसको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी जाती, उसके जितने भी मसाइल हैं यहाँ पे उनको प्रायोरिटी बेसिस पे क्यों हल नहीं किया जाता? आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे या तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कौंसलेट ऑफिस है या एम्बेसी है। कौंसलेट ऑफिस या एम्बेसी, इनके अंदर अगर एक काउंटर बनाया जाए कि किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी का अगर कोई अदालत में केस है, वो कॉरस्पॉन्डेंस करना चाहता है, किसी ने कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, वेपन लाइसेंस बनवाना है या कोई बिल्स पे करने हैं, तो वो वहाँ पे उस काउंटर पे जाके ये सहूलियात सारी हासिल कर सके। मेरी तजवीज़ है एक, ये गवर्नमेंट के लोग जो है वो कोई भी गवर्नमेंट हो, हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये गर्ज नहीं होती कि खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर हों। मसाइल बहुत ज़्यादा है, मसाइल के हल के लिए बहुत सी हुकूमतों को काम भी करना पड़ेगा। इस पे पॉइंट लेता हूँ मैं आपका तासीर साहब, यहाँ लेंगे जी एक वेलकम बैक जी। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, ज़रा बात कर लेते हैं सैलाब मुतासरीन की बहाली की भी और महंगाई के हवाले से भी, क्योंकि सियासत के हवाले से तो हमने बात की है। आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अभी भी बहुत से फ़ंड दरकार हैं और इससे पहले ये कहते रहे कि हम बहाली का बहुत काम कर चुके हैं। तो क्या इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि अभी भी बहाली नहीं मुमकिन हो सकी? नहीं, बहाली हो रही है लेकिन 100% नहीं हो पाई, क्योंकि जो लोग मुतासरीन थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे, वो करोड़ों की तादाद में थे। उसमें जो बाहर से हमने फंड इकट्ठे किए, बाहर के लोगों को कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में हमने अपना जो ये डिज़ास्टर था उसके बारे में अवेयरनेस दी, उनको जगाया, जो कुछ भी था, फंड्स भी आते रहे, कुछ मुल्क से लोगों ने दिए। हमारे ये भाई साहब बैठे हुए हैं, उनकी बातें बहुत ठीक हैं, उनका मुतालबात भी बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन वो ये भी तो फरमा रहे हैं कि उनके फंड्स तो आ जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं लगता कि कहाँ लगे। नहीं, बिल्कुल ये बात उनकी मैं तायीद कर रही हूँ कि हमारा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि हम जब कहीं भी कोई भी बंदा आपको एक अमाउंट देता है तो आपके पास मुकम्मल रिकॉर्ड हो, ताकि कल कला आप किसी को सेटिस्फाइड कर सकें कि ये देखें जी, ये मेरा रिकॉर्ड और ये फलां जगह पे जाके ये इन्वेस्टमेंट और उसका आप जाके मौके पे देखें कि हमारी इसका रिजल्ट क्या हुआ। ये हम फिर ही बच सकते हैं, अदरवाइज तो देखिए जी, ऐसे हवा में किले अगर हम खड़े कर दें
तो किला किसने देखना है? हमें अपनी हर चीज को ब्लैक एंड वाइट रिटर्न में लाना चाहिए। मैं इस बात के हक में हूँ। मैं भाई साहब की बात की तायीद कर रही हूँ और ये होना चाहिए। बल्कि मेरे जहन में भी बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं इनकी बातों के हवाले से, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी इनको मद्देनजर रखते हुए बात को आगे लेके जाने की कोशिश जरूर करूंगी। देखिए जी, कामयाबी और नाकामी एक अलग चीज है, और बात को इनिशिएट कर देना वो भी अपने फोरम पे खड़े होके वो बड़ी बात होती है कि एक बात इनिशिएट तो हुई, फिर आस्ता आस्ता कुछ ना बहुत सारी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं इनके हक में हूँ। बाकी महंगाई, आपको पता है महंगाई जो पहले जो हुकूमत थी वो वही बात आ जाती है जी, एक दूसरे को इल्जाम देते 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 हमने मुल्क का सत्यानाश कर लिया। लेकिन हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जो महंगाई है वो हमारे पहले नाआकबत अंदेश मनसूबा साजी की वजह से हुई। हमारे मुआहदे जो टूटे, हमारे IMF के साथ जो मुआहदे टूटे, जो टाइम पे हमने गैस के मुआहदे ना किए, हमने टाइम पे अपनी गंदम के ज़खायर ना किए, मुल्क की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के एक टाइम पीरियड होता है जब हमने हर चीज़ को स्टॉक करना होता है अवाम की ज़रूरत के मुताबिक। अच्छा डॉक्टर साहिबा महंगाई पे बात करते हैं, ज़रा सैलाब मुतासरीन की बहाली के हवाले से मैं बात कर रहा था। तो डॉक्टर सीबी बुखारी साहिबा, इमरान खान साहब ने भी तो बहुत ज़्यादा फंड इकट्ठे किए और जितनी उन्होंने कॉल्स की और उस हवाले से, और ये भी कहा जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो सिर्फ खान साहब की आवाज़ पे ही लब्बैक कहते हैं, तो वहाँ से भी बड़े फंड्स आए, लगे कहाँ? देखिए जी, पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमें ओवरसीज़ का के राइट्स की सबसे ज़्यादा बात ही PTI ने उठाई। हमने ओवरसीज़ को वोट का राइट की बात की, जो इन्होंने इस गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि उनका वोट का राइट उनसे छीन लिया। इसकी क्या वजूहात हैं, अब हमारी तो समझ से बाहर है कि यही पॉपुलैरिटी क्योंकि इमरान खान की उधर से आता है तो इनको उससे भी खौफ ज़्यादा है कि कहीं वोट्स वो भी ज़्यादा PTI को ना मिल जाए। एनीवे, हमें जब हमने टेलीथॉन किया था सैलाब ज़दगान के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ओवरसीज़ जो हैं वो खान साहब से एक तो बहुत प्यार करते हैं और उन पर यकीन रखते हैं कि जो फंड दिया जाएगा वो सही जगहों पे लगेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से काफ़ी फंड्स हमने उसकी पूरी डिटेल से आपको पहुंचा दी जाएगी, अनकरीब आवाम को पब्लिक कर दी जाएगी। अभी हम उसमें से कुछ हमने यूटिलाइज किया है मुख्तलिफ इलाकों में। हमारे तंजीम जो है हमारी डॉक्टर सानिया निश्ते को हेड कर रही हैं, सैलाब के जो फंड्स हैं उन्होंने डिफरेंट जगहों पे इसकी डिसएम्बर्समेंट की है, और भी काम कुछ अभी तो अर्ली फेज जो फर्स्ट फेज होता है इवैक्यूएशन फेज में यूज हुआ है, कुछ हमने रिकंस्ट्रक्शन फेज के लिए डॉक्टर साहब बहुत से मसाइल होते हैं, लेकिन बहुत से मसाइल के ऊपर जो है ना कौमी इत्तफाक राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे वो अब जिस तरह कौमी सलामती के मसाइल हैं उसके हवाले से भी तहरीक इंसाफ जो है साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है हुकूमत वक्त के साथ, तो इसी तरह सैलाब मुतासरीन की बहाली जो था वो भी एक कौमी मसला था। तो आपको नहीं लगता कि इनके साथ साथ आपको भी आगे चलना चाहिए था? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए, ओवरसीज जो है चीफ मिनिस्टर के फंड में के पैसे देते हुए घबरा रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड है ना किसी का कि वो पैसों को इधर से उधर खुद हो जाता है। उन्होंने इसमें देने से इनकार किया। अब हमने सिंध में जितना बड़ा सैलाब आया हुआ है, हमने वहां से डाटा मांगा है सिंध गवर्नमेंट से कि हमने 1 अरब जो है जो हमें कलेक्ट हुए वो हमने सिंध गवर्नमेंट को देने हैं, लेकिन गवर्नमेंट को देते हुए फिर वही खौफ का आलम है कि वो पैसा कहाँ जाएगा। अभी तक देखिए सिंध के जो हालात हैं आप देख रहे हैं, अभी तक वहां से पानी निकालने का इंतजाम नहीं किया जा सका, जबकि अपने उनकी वजारतों से और अपने सैर सपाटे से उनके मिनिस्टरों को फुर्सत नहीं है। तो हम लोगों ने डेटा उनसे मांगा है, हमने 1 अरब उनके लिए भी मुख्तस किए हुए हैं। हम सबको मिला के साथ चला चाहते हैं। ये सारे अवाम हमारे अवाम हैं, हम सिर्फ PTI के लोगों की बात नहीं कर रहे, पूरे पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये सब चीजें पब्लिक हो जाएंगी। अच्छा, सब चीजें पब्लिक हो जाएंगी और वक्त लगेगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन अफसोस यही है, मुश्किलात आ रही हैं कि पैसे कोई फुटबुर्द ना हो जाए। हमने इसका साफ शफाफ निजाम लेकर चलना है, जो कि डॉक्टर सानिया ने
پورا اس کا بنایا ہوا ہے کس طرح سے پیکج کہاں دینے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب پبلک ہوں گے اور کافی ڈسمبرس ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی ریکنسٹرکشن فیز میں دیے جا رہے ہیں. یعنی آپ کو موجودہ حکومت پہ بالکل بھی یقین نہیں ہے اور کسی اس طور پہ جو آپ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں. اس سے تو یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے. تاثیر صاحب تقسیم بہت زیادہ ہے. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جس طرح کے ذکر کیا کہ وہاں پر بھی بہت سے احتجاج ہوئے اور بہت سی باتیں ہوئیں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پر اتنی تقسیم کیوں ہے دیگر ممالک میں؟ اوورسیز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ کیوں اتنا منقسم ہے؟ وہاں پر تو یہ میسج دینا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں, باقی جتنے بھی مسائل ہیں, آپ کے ووٹ کے مسائل ہیں یا آپ نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن ظاہر کرنی ہے تو وہ پاکستان میں آ کے ظاہر کریں. میں اس حوالے سے بہت سی محفلوں میں جب بھی ہم جاتے ہیں وہاں پہ گیدرنگز ہوتی ہیں تو ان میں پہلے یہ ہوتا تھا, اب عوام بڑی باشعور ہوتی جا رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی والے ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے تھے, اچھا, اور بحث کا نتیجہ جو ہے وہ اینڈ اپ لڑائی پہ ہوتا تھا. صحیح. سلولی اب لوگوں کو یہ احساس ہونا شروع ہوا اس بات کا کہ پولیٹیشینز جب ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ ایک ٹیبل پر بھی بیٹھ جاتے ہیں, ایک دوسرے سے بات بھی کر لیتے ہیں, پارٹیز بھی چینج کر لیتے ہیں. تو الیکٹیبل ہوں تو وہ کسی بھی پارٹی میں جا سکتے ہیں. تو اس کے بعد اب لوگ اتنا زیادہ وہ تقسیم نہیں رہے. ہاں, کیونکہ وہاں پہ تو آپ کا پاکستانی کا میسج جانا چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو گھر ہے چاہے جیسا بھی ہو, یہاں سے الیگیشن لگے ہوئے ہیں, اس کے بعد جا کے کھڑے ہو کے احتجاج کرنا شروع کرتے ہیں اور بڑے ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر خان صاحب کے حوالے سے بھی ہو تو نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف باہر جا کے کھڑے ہو کے نکل آتے ہیں. تو اس رویے کی نفی نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل اس کی نفی ہونی چاہیے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ایک آدمی تھا تو اس نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی, تو ایک بزرگ پاس سے گزر رہے تھے, تو جب ایک تھوڑے سے آگے گئے تو ایک بچہ تھا, تو اس بچے نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں, امام مسجد ہیں, تو فلاں شخص نے بدتمیزی کی, آپ بولے نہیں. انہوں نے اسے کہا بیٹا وہ اگر بدتمیزی کر رہا تھا, میں اور آپ وہاں سے گزر رہے تھے, تو کیا آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ اس کے والدین نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی؟ ہم جب دنیا کے اندر احتجاج کرتے ہیں, نعرے بازی کرتے ہیں, اپنے ہی لیڈران کو دیکھیں, عمران خان صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, یا اور کوئی صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں, وہ پاکستانی ہیں. ہمیں ایک جو طوفان بدتمیزی ہم شروع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ایک تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کسی کی ماں بہن بیٹی یا کسی بھی فرد واحد کو آپ کو کوئی پسند نہیں ہے تو آپ اس کو دل میں اگر برا کہتے ہیں, تو ایک دائرہ ہونا چاہیے احترام کا, اس دائرے کے اندر رہ کے کیا جائے. آپ نے بے شمار شوز ایسے دیکھے ہوں گے جن میں جو لیڈران ہیں ہمارے وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ یا لڑائی وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. جتنے بھی منفی رویے ہیں ان کی نفی ہونی چاہیے. کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا تاثیر صاحب, اور مجھے مختصر سا پوائنٹ لینا ہے دونوں شخصیات کا. تو ڈاکٹر سمیرہ مطلوب صاحبہ, آپ فرمائیے گا, مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی آپ باتیں کر رہے ہیں, لیکن دوسری جانب طارق بشیر چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ آٹا چینی جو ہے وہ حکومت کا مسئلہ ہی نہیں ہے, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مرغی کھانا بند کر دیں تو جب ہاتھ سے نکل جاتی ہیں چیزیں تو پھر وہ حرام بھی ہو جاتی ہیں اور ان کی حالات بھی بدل جاتے ہیں. کیوں نہیں, وہ میں پہلے آپ سے تھوڑا سا ٹائم مانگ رہی تھی. میں ڈاکٹر سیمی صاحبہ کی بات کا جواب دینا چاہ رہی تھی. بس شارٹ سا دیجئے گا جواب. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم چھوٹی سی بات کہتے ہیں تو فوراً ٹی وی پہ آ جاتے ہیں, تو جب ہم سیلاب زدگان کی مدد کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں تو ہمارا تو کوئی پروگرام یا کسی نے کوئی چیز نہیں عمران خان کی دیکھی. اور دوسری بات ڈاکٹر ثانیہ کی, یہ ثانیہ کے وہ پروگرام کی یہ بات کرتی ہیں, میں آپ کو یقین اور قسمیں اور حلفیہ الفاظ میں کہتی ہوں, پیریفرل علاقوں میں, ریموٹ علاقوں میں ایک پائی نہیں لوگوں کو ملی. میں ریکویسٹ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, مہنگائی کے حوالے سے بتائیے گا, مہنگائی کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا ہے. نہیں, مہنگائی تو میں تو شروع میں کہا تھا کہ مہنگائی تو بالکل ہے, اور وہ کنٹینویشن ہے یہ پی ٹی آئی کے 4 سالوں کی, ان کے معاہدوں کی بریک ڈاؤن کی کنٹینویشن ہے, ان کی جو یہ ان ریلائبلٹی کی فضا
कायम करके गए हैं। अच्छा, उसकी वजह ठीक से ठीक, जो कुछ और किया धरा है, जो कुछ किया धरा है वो तहरीके इंसाफ का ही है। डॉक्टर सिमी साहब, अब आप भी मुख्तसर सा मुझे जवाब दीजिएगा कि आप भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनके आते साथ ही महंगाई हो गई है, पंजाब की सूरत हाल क्यों नहीं आपके काबू में आ रही? देखिए, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से महंगाई के ऊपर काबू किया था। पेट्रोल और बिजली की 3 महीनों के लिए हमने स्टेबल कर दी थी प्राइसेस। उस वक्त आलमी मार्केट में 105 का था डॉलर फी बैरल तेल, और हम उसको 150 पे बेच रहे थे, और अब आलमी मार्केट में 74 में चला गया। और ये क्या बेच रहे हैं आप देख लीजिए। ये सब इनके तजर्बाकार हुकूमत के कारनामे हैं, जो अवाम पे तजर्बे हो रहे हैं, अवाम की खाल खींची जा रही है, महंगाई का इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। तो आपने नहीं लेनी थी ना हुकूमत। सही, सब आप लोगों तो के ये हुकूमत कारनामे हैं। हमसे बहुत छीनती थी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिमी साहबा। मेरे पास वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। डॉक्टर समिया मतलूब साहब हमारे साथ मौजूद रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, डॉक्टर सिमी बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। दोनों शख्सियात का शुक्रिया। जबकि राजा तासीर साहब हमारे साथ रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।